नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुचिल एकेडमी में। हम यहाँ पे आज आरोह भाग 1 में जो कविता हमारे साथ लगी हुई है, घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण कविता है। हम उसी की चर्चा करेंगे और भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में एक संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ उनके कृतित्व को जानेंगे और घर की याद की व्याख्या करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में संलग्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय देखेंगे तो उसमें बहुत सामान्य दो चार बातें हम इसमें देखेंगे। 29 मार्च 1914 को भी जन्मे, कहीं कहीं हमें 13 भी मिलता है, 1913, कहीं कहीं 1914। 20 फरवरी 1985 को उनकी मृत्यु हो जाती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, गांधीवादी विचारक के रूप में और जो हिंदी साहित्य की परंपरा है उसमें सप्तक के रूप में, यानी दूसरे सप्तक में उन कवि का नाम आता है। दूसरे सप्तक जो है, दूसरा सप्तक कब आया? 1949, ठीक है। पहला 43, सॉरी 51, 1951, पहला 47, दूसरा 51, तीसरा जो है वो 1959 में आता है ना, और उसके बाद में फिर 71 में। तो इस तरीके से सप्तक आए। हम सप्तक की चर्चा करेंगे तो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित उनके जो कविताएं हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। वे गांधीवादी विचारक थे और गांधी जी की क्रांति के साथ में वो सहभागिता भी कर रहे थे। कई बार जेल यात्रा भी उन्हें करनी पड़ी। जिस कविता की हम चर्चा करेंगे उसमें जो कवि है वो उस समय उस परिस्थिति में, मौजूदा परिस्थिति में जेल में है और वहां से वो अपने घर की याद कर रहा है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। प्यार से उन्हें लोग भवानी भाई को कहकर संबोधित करते थे। भवानी भाई की जो रचना है बुनी हुई रस्सी, उस बुनी हुई रस्सी पर 1972 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 और 82 में हिंदी संस्थान जो उत्तर प्रदेश का है, जो लखनऊ में स्थापित है ना, उससे उन्हें साहित्यकार सम्मान के रूप में नवाजा गया। 1983, चूंकि ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, वहां जन्मे थे, मूल निवास था, मध्य प्रदेश के शासन से शेखर सम्मान के माध्यम से इन्हें अलंकृत किया गया। तो कविता की जो महत्वपूर्ण परंपरा है, इन्होंने अनवरत उस परंपरा को जारी रखा और बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। हम कुछ संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। गीत फरोश उनकी एक रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश जैसी रचनाएं मैंने यहाँ चैनल में अपलोड कर रखी हैं। अगर आप उनकी व्याख्या देखना चाहते हैं जो नेट के सिलेबस में, तो आपको मिल जाएगी। चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी जिस पर साहित्य अकादमी मिला, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, ऐसी सैकड़ों कविताएं उनके द्वारा लिखी गई जो छुटपुट कविताएं और संग्रह के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे घर की याद में। घर की याद जो है, इस कविता की व्याख्या के बारे में, सरल भाषा है, आसान सी भाषा है, कहीं कहीं लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। वैसे हमें इस कविता को पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। आज पानी गिर रहा है, सावन के उस समय का वर्णन है जहां पर अनवरत मूसलाधार बारिश हो रही है और उस कवि को अपने घर की याद आ रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अब देखिए, प्राण और मन, वर्षा होने के समय में सभी को अपने घर की याद आती है और वही बात यहाँ पे, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन, जो प्राण और मन है वो इसमें पसीज गया है। उस पानी से इस हृदय में जो है पानी, इस हृदय का जो पानी है वो असंतुष्ट हो चुका है और घर की ओर उन्मुख होना चाहता है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है और आंखों पे क्या है? सिर्फ एक ही चित्र है और वो क्या है? घर का, है ना। तिर रहा मतलब तैर रहा है इस पानी में। देखिए, जितने भी विशेषण और उपमान प्रयोग किए गए वो भी वर्षा से जुड़े हुए हैं। तो कवि की जो हमारी महत्वपूर्ण जो चर्चा की जा रही है वो इसमें अप्रतिम है। घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर का मतलब खुशी में परिपूर्णता जो है, खुशी की जो पूर्णता है या खुशी का जो मानक है ना, उस खुशी के मानक के रूप में हम घर को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। तो घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, यहाँ से वो काफी दूर है। घर खुशी का पूर है जो, है ना, लेकिन खुशी का की पूर्णता जो हमें प्राप्त होगी वो हमें उसी घर की वही संवेदनाओं से प्राप्त होगी। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब देखिए, यहाँ पे वो अपनी उस व्यथा को अभिव्यक्त कर देते हैं कि घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, यानी बहन भी जो है वो मायके आ चुकी है। बहन आई बाप के घर, मायका जो है वो पीहर है, वो तो उसके पिताजी का ही घर हुआ, लेकिन हाय रे परिताप का घर।
देखिए यहाँ पे संकेतार्थ है कि वो परिताप का घर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब उसे ये पता चलेगा कि हमारा एक भाई जेल में है, तो उसके लिए वो मन को क्षुब्ध करने वाला तथ्य हो जाएगा। इसीलिए वो घर क्या हो जाएगा, परिताप के घर में परिवर्तित हो जाएगा। उस खुशी में एक अड़िंगा लग जाएगा जो वहां पर समस्याएं उत्पन्न करेगा। घर के घर में सब जुड़े हैं, और यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात की जा रही है, एकल परिवार नहीं, बल्कि किस परिवार की बात की जा रही है, संयुक्त परिवार की, जो हमारी भारतीय परंपरा का प्रतीक है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने सब कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। भाइयों को कैसे संबोधित किया गया, भुजा से, और बहिनों को प्रेम की प्रतिमूर्ति से। और माँ बिन पढ़ी मेरी, माँ अनपढ़ है लेकिन सब कर्मों से परिपूर्ण है, सभी जो मर्म है उसको आते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ क्या है, दुख को समाप्त कर देने वाली जीवन बूटी है ना। वो क्या है, दुख को हर लेने वाली एक जीवन बूटी है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर। देखिए उन ऐसे मीठे मीठे संवेदनात्मक अनुभवों को वो उकेरते हैं जिससे किसी भी का मन पसीज सकता है। पाठक का मन पढ़ते पढ़ते पसीज जाता है, श्रोता का मन सुनते सुनते पसीज जाता है। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, प्रेम की जो अनवरत धारा है वो सदैव बहती रहती है, लेकिन वो यहाँ पर विषय है वहां उसकी याद का, घर की याद। तो घर नहीं, घर का एक एक कतरा उनको याद आ रहा है, तो वो सभी का बखान करते हैं यहाँ पे। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। उसे अगर लिखना आता होता तो उसका पत्र आता, है ना, लेकिन उसे लिखना नहीं आता, इसलिए उसके पत्र से भी हम वंचित रह जा रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और कहते हैं कि जो पिताजी हैं, जिनकी अनुमति से मैं इस स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में, इस क्रांति में सहभागिता कर रहा हूं, और आज मुझे ये जो सौभाग्य मिला है जेल यात्रा करने का। स्वतंत्रता संग्राम जेल में जो जुड़े हुए लोग थे, वो जेल की यात्रा को सौभाग्य मानते थे, और उस क्रांति में शहीद हो जाने को वो मानते थे कि यही परम तत्व है। तो वो कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी उनको अभी भी बुढ़ापा नहीं आया। वो न दुख से पीड़ित हैं, न शारीरिक समस्या से परिपूर्ण। जो अभी भी दौड़ जाएं, वो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। बिल्कुल बिचकना मतलब, देखिए बहुत अच्छे जो अंचल के शब्द हैं, है ना, भाषा में जो आंचलिकता है हमें वो झलकती है ना, ये महत्वपूर्ण है। आंचलिकता का प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। ये सारे तथ्य उनके लिए विशेषणों के रूप में हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, कितने दंड, 260 बैठकें लगा सकते हैं, दंड बैठकें। खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, वो सारे काम अभी कर सकते हैं। एकदम चौवन है वो, उनको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या नहीं है। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, लेकिन उनको परेशान करने का एक पीड़ा जो है, जो उनकी पीड़ा क्या है, वो उनका बेटा जेल में, आए पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। तो गीतात्मक है, गेयता हमें इसमें मिल रही है। अगर हम इसे गायन परंपरा में भी प्रयोग करते हैं तो उसमें भी है, महत्वपूर्ण है। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। चार भाई चार बहनें वहां विराजमान हैं, परंतु एक जो पांचवा है वो नहीं है। उस दुख का परिताप उस घर के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कण कण को है, और उस पूरी परंपरा का परिताप है वो कवि के मन में है। यानी भवानी जी को उस घर की एक एक तथ्य की याद आ रही है। पांचवा हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। यानी क्या है कि सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा कहते क्यों है, क्योंकि एक ऐसा बेटा भी है उनका जो इस देश की समस्याओं में भागीदार है,
समस्याओं के जो समस्याएं हैं उनके लिए भी वह आगे बढ़ रहा है और देश की स्वतंत्रता के लिए यज्ञ की आहुति में एक आहुति, यज्ञ की अग्नि में एक आहुति डाल रहा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। अपने आप को अभागा तो कहते हैं, लेकिन पिताजी के लिए सौभाग्य का विषय है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वह वहां अच्छा है भवानी, है ना। क्या कहते हैं, माँ ने कहा होगा जब समस्याएं आती हैं तो ढांढस बंधाने का जो काम है, यानी मन को शांत करने का जो काम है, वह भी परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलकर करते हैं। पिताजी की आंखों में पानी आ रहा है तो माँ उनका साहस बढ़ा रही है कि दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। अपने आप को भी संतोष देते हुए कहती हैं कि वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यही तुम्हारी लीक ही है, यही तुम्हारी बनाई हुई परंपरा है, तुम्हारी रेखा है जिस पर वो दौड़ता हुआ चला गया। और उसने क्या समझा होगा, ये तुम्हारा ही मन था और तुम्हारे मन को समझ करके तुम्हारी बात पर वो दौड़ गया। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीर मैं खोता कहाँ हूं। इस भाषा में बहुत ही ओज है। इस भाषा में जो हमारी परंपरा है स्वतंत्रता संग्राम के, वो सब इसमें निखर करके सामने आती। ये सजीले हरे सावन, अब सावन को क्या कहते हैं, मानवीकरण कर दिया गया। वो उसको एक मानव समझ करके सावन को मानवीकृत करते हुए उससे संवाद करते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। वो कहता है कि आप बरस लो, लेकिन मेरे परिवारिक जनों हैं, जो घर के लोग हैं, उनकी आंखों से किसी भी तरह का पानी नहीं आना चाहिए, उनकी आंखों से कोई भी आंसू नहीं आना चाहिए। मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस। अब यहाँ पे कई सारे व्यंजनार्थ और लक्षणार्थ तथ्य दिखाए गए हैं जो कवि की विवशता को भी दर्शाते हैं और उसे संतुष्ट होने के प्रमाण के रूप में भी स्वीकार करते हैं कि मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं बस यही है, यही एक व्यवस्था है, यही एक दंभ है, यही एक समस्या है, किंतु यह बस बड़ा बस है। परंतु ये जो दंभ है, ये समस्या है, यही तो एक मूल कारण हो जा रही है, इसी बस से सब विरस। और विरस यानी रसहीन। इस समस्या से, घर की से दूर होने से, अपनों के दूर होने से सब कुछ रसहीन हो जाता है, सारहीन हो जाता है। किंतु उनसे यह न कहना, फिर से एक बार सावन को संबोधित करते हुए, किंतु उनसे यह न कहना, ये तो मेरे मन की बात है ना, ये मेरे मन की बात है और ये मेरे मन में ही रहेगी। परंतु ए सावन, तुम ये बात जाकर के उनको कहीं न बतला देना। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। मैं यहाँ खाली नहीं बैठा, मैं लिखता पढ़ता जा रहा हूं, अपनी कवित्व शैली जो है उसको भी यहाँ पे यथोचित सम्मान दे रहा हूं। और कहता मस्त हूं मैं, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा, 70 शेर उनका वजन है। वो कहते हैं कि मैं एकदम खाते पीते चंगा हूं, यहाँ पे जेल की यात्रा में मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो जेल में सही जाने वाली यातनाएं हैं, नींद ना आना, शांत हो जाना, किसी से बातचीत ना करना, है ना, और वहां पर यातनाएं जिस तरीके की दी जा रही थी सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम के, वो सारी उन सभी से आप परिचित हैं। उन सब यातनाओं के बाद भी उस बात का जिक्र कहीं नहीं करना चाहते। और भोजन ढेर से मेरा, यानी वहां पे उन्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा है, जबकि क्या मिल रहा है ये सत्य उनको बखूबी पता है। कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं, अस्त नहीं हूं मैं, यहाँ पर मैं मस्ती में झूम रहा हूं, सभी के साथ दंड पेल रहा हूं। आए रे ऐसा न कहना, है कि वैसा जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूं। रात भर जागने की जो बात है, रात जागने, क्योंकि नींद नहीं आती है ना, क्योंकि वहां पर जो यातनाएं दी जा रही हैं ना, भूख जो है, भूख में नींद नहीं आ रही, जो शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं उससे नींद नहीं आ रही। ये न कहना कि जागता हूं, आदमी से भागता हूं। और चुपचाप, यहाँ पे आदमी से भागने का मतलब यहाँ पे चुपचाप रहना, एकांत की शरण में चले जाना। कह न देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं, कह न देना मौन हूं मैं,
आदमी से भागने का मतलब एकांत धारण कर लेना है ना, एकांत हो जाना, किसी से बात करने की मनसा न होना, खुद न समझूं कौन हूं मैं, और स्वयं से भी परिचित यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जेल की जो समस्याएं हैं, काल कोठरी की जो समस्याएं हैं, उन सब से वो कहता है कि खुद न समझूं कौन हूं मैं, मुझे खुद ही नहीं पता यहाँ पे मैं हूं कौन। कोई उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच में को वे न तरसे। कि तुम बरस लो, तुम्हारे बरसने से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हे सावन, उन्हें ऐसी बातें न बताना जिससे वो बरसें, उनकी आंखों में कोई आंसू आए। तो घर के प्रति जो संवेदनाएं होती हैं दूर रहने के बाद, सब महत्वपूर्ण है। भवानी जी का जो स्वर है वो अपने आप में अप्रतिम है। कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो जिस तरह ये उनकी कविता का यथार्थ है ना, बोलते हैं मतलब ऐसी भाषा, सामान्य सहज भाषा का प्रयोग, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, सहज भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं कि लोक सामान्य, जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। कविता में, काव्य में, साहित्य में, कविता में कैसी भाषा का प्रयोग, जन सामान्य की भाषा का प्रयोग, सामान्य की भाषा का प्रयोग। और वही बात यहाँ पे भवानी ने भी कही कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इस पूरी परंपरा में, इस पूरी कविता में एक संकेत हम ले रहे हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता जिस शब्द से हम परिचित ना हो, हमारी जन सामान्य, हमारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ ना हो। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। कविता के गांधी कहे जाने वाले इस भवानी प्रसाद मिश्र की हम चर्चा कर रहे थे। इस पूरी परंपरा के आरोह के भाग को जानने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, यूपीएचएससी, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, उसके लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है। सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।